आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार मोदी सरकार। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में उठे कई अहम मुद्दे। 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मालदीव के आजादी महोत्सव में भी हो सकते हैं शामिल। पहली बार भारत में डिकोड हुआ विमान का ब्लैक बॉक्स। अहमदाबाद हादसे पर मंत्री नायडू बोले। 300 से ज्यादा ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइलें। रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला। कुछ नहीं बदला, इजराइल के खिलाफ बड़े चक्रव्यूह की तैयारी में ईरान। ब्रिक्स को लेकर ट्रंप के तेवर सख्त। भारत, रूस, चीन का अगला कदम क्या होगा। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस का निधन, 20 साल से कोमा में थे। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस का निधन, 20 साल से कोमा में थे अल वलीद बिन खालिद। विक्रांत मैसी के डॉन 3 से बाहर होने के बाद ये बिग बॉस विजेता बनेगा फिल्म का विलेन। और करुण नायर की कर्नाटक टीम में वापसी। पिछले 2 डोमेस्टिक सीजन विदर्भ से खेले थे। कल यानी 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सभी पार्टियों की बैठक बुलाई, जो लगभग 1.5 घंटे तक चली। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि यह सभी चर्चाएं संसद के नियमों के तहत होगी। सर्वदलीय बैठक पर बात करते हुए किरण रिजिजू ने कहा, सरकार ने सभी दलों की बातें सुनी है। सदन में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद रहेंगे। संसद का आगामी सत्र 21 जुलाई 2025 से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठक नहीं होगी। मॉनसून सत्र में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरण रिजिजू समेत कांग्रेस सांसद सुरेश जयराम रमेश, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, बीजेपी सांसद रवि किशन समेत समाजवादी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, जेडीयू, एआईएडीएमके, सीपीआई और डीएमके के नेता शामिल रहे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 24 जुलाई को ब्रिटेन के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन की चौथी आधिकारिक यात्रा होगी। यह प्रधानमंत्री मोदी की चौथी ब्रिटेन यात्रा होगी। ब्रिटेन के बाद पीएम मोदी मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जो 25 और 26 जुलाई 2025 तक होगी। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू के आमंत्रण पर मालदीव जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह मालदीव की तीसरी यात्रा होगी। पीएम मोदी की यह मालदीव यात्रा मालदीव में राष्ट्रपति मोइजू के सत्ता संभालने के बाद पहली किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का दौरा होगा। ब्रिटेन दौरे पर पीएम मोदी विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन दौरे पर किंग चार्ल्स से भी मुलाकात कर सकते हैं। दोनों देश व्यापक राजनीतिक साझेदार की प्रगति पर भी चर्चा करेंगे और इसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था, तकनीक, आविष्कार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों से बेहतर संबंध बनाने पर चर्चा होगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने रविवार को बताया कि भारत में पहली बार विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 के ब्लैक बॉक्स का डेटा देश में भी डिकोड किया है, जो भारत की उड्डयन जांच क्षमताओं की ओर एक बड़ा कदम है। मंत्री नायडू ने कहा, मुझे AAIB पर पूरा भरोसा है। उन्होंने भारत में भी ब्लैक बॉक्स का डेटा डिकोड करने में शानदार काम किया है। ये एक बड़ी सफलता है। पहले ब्लैक बॉक्स का डेटा निकालने के लिए इसे हमेशा विदेश भेजा जाता था, लेकिन अब पहली बार यह काम भारत में हुआ है। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि वे अंतिम रिपोर्ट आने से पहले अनुमान लगाने या टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि इससे जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। नायडू ने जोर देकर कहा कि AAIB अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जांच कर रहा है। प्रारंभिक रिपोर्ट जारी हो चुकी है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अभी और भी वक्त चाहिए। उन्होंने कहा, बहुत सारे डेटा को सहसंबंधित करने की आवश्यकता है। हमें AAIB को वक्त देना होगा। अंतिम रिपोर्ट के बिना कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। हम सतर्क हैं और जो भी करना होगा वह करने के लिए तैयार हैं।
रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमला किया है। शनिवार रात को रूसी सेना की ओर से यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दागे गए। इस हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हुए। यह हमला रूस और यूक्रेन में सीजफायर की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। रूस ने हालिया दिनों में यूक्रेन पर अपना बमबारी अभियान तेज कर दिया है। इससे 40 महीने से चल रहे इस युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों को झटका लगा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रूस ने 300 से ज्यादा ड्रोन और 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें उसकी जमीन पर दागी है। जेलेंस्की ने बताया कि इस हमले में सबसे ज्यादा नुकसान ओडेशा में हुआ है। ओडेशा पर हुए हमले में एक की मौत हुई है और एक बच्चे सहित 6 लोग घायल हुए हैं। हमले में यूक्रेन के उत्तर पूर्वी सूमी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान को बीते 2 वर्षों में एक के बाद एक झटके लगे हैं। एक तरफ उसे अपने परमाणु ठिकानों पर इजराइल और अमेरिका के हमले झेलने पड़े, तो दूसरी ओर उसकी समर्थित सरकारी और सशस्त्र गुट अरब दुनिया में कमजोर हुए हैं। हालांकि अब ईरान एक बार फिर से अपना क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के प्रॉक्सी गुट पश्चिम एशिया के प्रमुख बिंदुओं पर दबाव बढ़ा रहे हैं। यह दिखाता है कि ईरान न सिर्फ अपने परमाणु ठिकानों पर फिर से काम कर सकता है, बल्कि अपने प्रॉक्सी गुटों को भी खड़ा कर रहा है। खास तौर से अमेरिका के साथ वार्ता रुकने के बाद ईरान इस पर तेजी से आगे बढ़ा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हुतियों ने लाल सागर में एक बार फिर वाणिज्यिक जहाजों पर हमले तेज किए हैं। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी अपनी गतिविधियां बढ़ाई है। ये इन सशस्त्र समूहों के नेटवर्क को ईरान का समर्थन दिखाता है। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल नाइट्स का कहना है कि ईरान की अपने समूहों को मदद कम हो सकती है, लेकिन वह उनको आपूर्ति करना कभी बंद नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि यह ग्रुप तेजी से समाप्त हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात शुक्रवार को व्हाइट हाउस में कही। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व पर कब्जा करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने सख्ती बरती। हालांकि ट्रंप ने इस दौरान किसी भी देश का नाम नहीं लिया। ट्रंप की यह धमकी उस वक्त आई जब ब्रिक्स के अहम सदस्यों भारत, रूस और चीन के बीच एक बार फिर त्रिपक्षीय संबंधों को सुधारने की कवायद हुई है। इससे पहले हाल ही में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के बाद भी ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी थी। भारत और चीन के बीच होने वाले संबंधों को पटरी पर लाने के लिए रूस लगातार प्रयास कर रहा है और अब चीन ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर अल वलीद बिन खालिद का 36 साल की उम्र में निधन हो गया। 2005 में लंदन में एक कार दुर्घटना के बाद वह पिछले 20 वर्षों से कोमा में थे। उनका जन्म अप्रैल 1990 में हुआ था। प्रिंस अल वलीद सऊदी अरब के एक शाही परिवार के सदस्य प्रिंस खालिद बिन तलाल अल सऊद के सबसे बड़े बेटे और अरबपति प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के भतीजे थे। 15 साल की उम्र में ब्रिटेन के एक मिलिट्री कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो एक दुखद सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जिससे उनके सर पर गंभीर चोटें आई और अंदरूनी खून बहा और उसके बाद से वो कोमा में चले गए थे। प्रिंस वलीद बिन खालिद का इलाज अमेरिका और स्पेन के स्पेशलिस्ट कर रहे थे। उसके बाद भी वो कभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आ पाए। दुर्घटना के बाद उन्हें रियाद के किंग अब्दुल अजीज मेडिकल सिटी में ले जाया गया, जहां वे लगभग 2 दशकों तक निरंतर चिकित्सा देखभाल के तहत लाइफ सपोर्ट सिस्टम में थे। अभी उनका निधन हो गया है। आपने एआई चैटबॉट ग्रॉक के बारे में सुना होगा, जिसे एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI ने बनाया है। अब एलन मस्क ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ग्रॉक चैटबॉक्स का एक ऐसा वर्जन बनाने का ऐलान किया है जो बच्चों के लिए सुरक्षित और सही कंटेंट देगा। इस नए वर्जन का नाम बेबी ग्रॉक होगा और यह मौजूदा ग्रॉक चैटबॉट का किड फ्रेंडली वर्जन होगा, जिसे एलन मस्क की एआई कंपनी xAI बनाएगी। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी है। मस्क ने एक्स पर रविवार को पोस्ट किया है कि हम बेबी ग्रॉक
xai बनाने जा रहे हैं, जो बच्चों के लिए खास ऐप होगा। उम्मीद है कि यह नया वर्जन बच्चों के हिसाब से एक अलग ऐप के तौर पर लॉन्च होगा। हालांकि अभी इसके बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। यह घोषणा तब हुई है जब मस्क की ही दूसरी कंपनी एक्स ने स्पैम से जुड़ी समस्याओं के कारण प्लेटफॉर्म पर नए ग्रॉक मेंशन को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। इसके अलावा मस्क ने एक नए फीचर का भी इशारा किया जिससे ग्रॉक वायरल वीडियो बना सकेगा, जिससे इसकी क्रिएटिव क्षमताएं और बढ़ेगी। फिल्म मेकर एक्टर फरहान अख्तर की मच अवेटेड फिल्म डॉन 3 पिछले कुछ वक्त से लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। पहले फिल्म की शूटिंग पर अपडेट्स आई थी, फिर इसके कास्टिंग में काफी सारे उलटफेर देखने को मिले। विक्रांत मैसी, जिन्हें फिल्म में विलेन के रोल के लिए कास्ट किया गया, वो प्रोजेक्ट छोड़ गए। अब उनकी जगह मेकर्स ने टीवी के एक जाने माने एक्टर को कास्ट करने का प्लान किया है। कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी कि विक्रांत मैसी ने डॉन 3 में अपने किरदार में ज्यादा गहराई ना होने के कारण फिल्म से बाहर होने का फैसला किया, जिसके बाद मेकर्स की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि फिल्म का शूट जल्द ही शुरू होने वाला है। कई रिपोर्ट्स थे कि उनकी जगह साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा या आदित्य राय कपूर को कास्ट किया जाएगा। लेकिन अब फिल्म से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट सामने आई है, जिसमें फिल्म का विलेन कौन होगा इसका खुलासा हुआ है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक फरहान अख्तर बिग बॉस 18 के विजेता करणवीर मेहरा को कास्ट करने का प्लान कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि करण विलेन बनने की लिस्ट में सबसे टॉप पर शामिल है। फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अभी करणवीर मेहरा विलेन बनेंगे या नहीं, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, मगर उनके बारे में सोचा जरूर जा रहा है। उन्होंने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म सिला में अपने ट्रांसफॉर्मेशन से इंडस्ट्री में मौजूदा लोगों को इम्प्रेस किया है। भारतीय बल्लेबाज करुण नायर की अगले डोमेस्टिक सीजन के लिए कर्नाटक टीम में वापसी हो गई है। क्रिक बज़ के अनुसार उन्होंने निजी कारणों से अपने होम स्टेट लौटने का फैसला किया। नायर ने पिछले 2 सीजन विदर्भ की ओर से खेले थे। वहीं कर्नाटक के 32 साल के दाएं हाथ के मीडियम पेसर वासुकी कौशिक अगले सीजन के लिए गोवा चले गए हैं। कौशिक को कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ यानी KSCA से NOC मिल गई है। नायर टेस्ट में 13 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज करुण नायर टेस्ट में वीरेंद्र सहवाग के बाद 13 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय हैं। नायर ने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में नाबाद 303 रन की पारी खेली थी। उनसे पहले वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट में 300 से अधिक रन बनाए। सहवाग ने 2004 में मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ 304 रन और 2008 में चेन्नई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 319 रन की पारी खेली थी। वे फिलहाल टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं।